तो आज हम लोग फिर से एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज बायोलॉजी। जीव विज्ञान, जीवों का विज्ञान, बायोलॉजी। बायोलॉजी एक्चुअली दो शब्द से मिलकर के बना है, आप ध्यान दे रही हैं। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना है, दैट इज बायोस एंड लोगस। बायोस मीन्स होता है लाइफ, एंड लोगस का मतलब होता है स्टडी, मतलब द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी, है ना। तो इस टर्म का प्रयोग, बायोलॉजी टर्म का प्रयोग सबसे पहले किया गया था लेमार्क के द्वारा एंड ट्रेविरेनस के द्वारा। कौन से ईयर में? तो 1801 में। ये याद रखना आपको बहुत जरूरी है ना। बायोलॉजी का मेन जो है वो दो ब्रांच है, देयर आर टू ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। दो ब्रांच है इसका, एक को बोलते हैं बॉटनी, एक को बोलते हैं जूलॉजी। तो बॉटनी इज टेकन फ्रॉम द वर्ड बॉटन, BOTANE, बॉटन। बॉटन का मतलब होता है हर्ब्स, आई मीन कि प्लांट्स का स्टडी जो आप करते हैं, तो प्लांट्स के स्टडी को बॉटनी के अंदर में रखा जाता है। और थियोफ्रेस्टस इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है। दूसरा जो इसका ब्रांच है उसको बोलते हैं जूलॉजी। अगेन इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज जून लोगस। जून का मतलब होता है एनिमल एंड लोगस का मतलब होता है टू स्टडी, मतलब द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल, दैट इज कॉल्ड जूलॉजी। अब जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंसेस में और एक ब्रांच को ऐड करता है, दैट इज माइक्रोबायोलॉजी। तो इन माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, दैट कांट बी सीन थ्रू नेकेड आइज, माइक्रोबायोलॉजी। तो इन माइक्रोबायोलॉजी व्हाट वी स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आज तो लाखों करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके बारे में हम लोग जान रहे हैं, है ना। और उनमें से बहुत जो है वो हमारे लिए यूजफुल है, बहुत जो है वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो उनको माइक्रोलॉजी भी कहा जाता है या माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है ना। जैसे आप पढ़ते हैं प्रोटोजोआ के बारे में, एल्गी के बारे में, फंगी के बारे में, है ना, वायरस के बारे में। तो ये तमाम जो है ये इसको माइक्रोबायोलॉजी में रखा जाता है, बिकॉज इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? माइक्रो मतलब बहुत छोटा, जिसको आप माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। वी आर नॉट एबल टू सी देम थ्रू नेकेड आइज, दैट्स व्हाई वी यूटिलाइज माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व देम, है ना। तो उसको माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। आज जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, जिस वर्ल्ड में हम लोग वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो यहाँ पर तो अब बायोलॉजी के अनगिनत ब्रांच हैं और उन सारे ब्रांचेज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन उसको मतलब टॉपिक वाइज हम लोग करेंगे, है ना। जैसे अभी कुछ हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे एनाटॉमी। एनाटॉमी ये बहुत कॉमन शब्द है जो आपका प्रयोग होता है आपको मतलब मेडिसिन में, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हमारा बॉडी जो है एक्सटर्नल ऑर्गन्स और इंटरनल ऑर्गन्स। तो इंटरनल ऑर्गन में जैसे आपका मान लीजिए पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, स्टमक हो गया, जैसे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, हाँ, हार्ट हो गया, तो या फिर लंग्स हो गया, ये सब इंटरनल ऑर्गन है। तो उसका स्टडी जिस साइंस में हम लोग करते हैं उसको एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अब एक ब्रांच है जिसको एग्रोलॉजी बोलते हैं। तो एग्रोलॉजी सॉइल साइंस से डीलिंग स्पेशली विद द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स का स्टडी। पैडोलॉजी एक अलग ब्रांच है। पैडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल, पैडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल। लेकिन जब आप किसी सॉइल को इन कॉन्टेक्स्ट विद द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स का स्टडी करते हैं तो उसको एग्रोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आपको है जैसे एग्रोनॉमी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ सॉइल मैनेजमेंट। अब देखिए एक सॉइल से कितना चीज जुड़ा हो गया। एग्रोनॉमी सॉइल मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ जो साइंस है, जो क्रॉप प्रोडक्शन से भी रिलेटेड है, उसको आप एग्रोनॉमी बोलते हैं। इसी तरह से एक है आपका, जैसे अब हम लोगों के बॉडी में बहुत सारे ज्वाइंट्स हैं, बोन को जो बोन से जोड़ता है उसको जो ज्वाइंट्स बोलते हैं। तो ज्वाइंट्स के स्टडी के लिए जो ब्रांच है उसको ऑर्थोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक ब्रांच आपका एपीकल्चर है। एपीकल्चर का मतलब हुआ, आज तो एपीकल्चर भी प्राइमरी सेक्टर में आता है। प्राइमरी सेक्टर में आपको रेयरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी। तो ये जिस ब्रांच में हम लोग मतलब मधुमक्खी का पालन करके और जो मधु प्राप्त करते हैं, हनी प्राप्त करते हैं, उस ब्रांच को हम लोग एपीकल्चर बोलते हैं। इसी प्रकार आपका हो गया एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी तो आगे चल करके एक सब्जेक्ट भी हो जाता है, स्टडी ऑफ ऑरिजिन, डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप बिटवीन द कल्चर ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट ह्यूमन। ये स्टडी करता है
चूंकि जैसा अभी हम हैं, ये सब दिन हम लोग ऐसे नहीं थे, अभी हम लोग होमो सैपियंस कहलाते हैं। लेकिन यही कभी होमो इरेक्टस के रूप में था, रामापिथेकस के रूप में था। लाइफ जो मनुष्य का है, जिसको हम लोग होमो सैपियंस, ये इवोल्यूशन का एक प्रोसेस है, और इसको ऑलरेडी चार्ल्स डार्विन, जिसको फादर ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है, उन्होंने प्रूफ किया। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो एंथ्रोपोलॉजी में जो एंशियंट ह्यूमन बींग्स थे, है ना, रिमोट पास्ट में जो रहने वाले लोग थे, उनके कल्चर का आज के ह्यूमन बींग्स के कल्चर से कंपैरिजन करते एंथ्रोपोलॉजी में। उसी तरीके से आपका है एक ब्रांच जैसे एंथोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट। तो कहने का मतलब मेरा यह हुआ कि डिफरेंट ब्रांचेज आर देयर, और ये डिफरेंट ब्रांचेज को हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट वाइज इसको जो है एक मतलब इसको एक टेबल के रूप में लाएंगे और टेबल के रूप में स्टडी करेंगे। आपको जस्ट अभी एक एग्जांपल दिए कि सो मेनी ब्रांचेज आर देयर इन बायोलॉजी ऑल्सो, एंड सेपरेट थिंग्स आर स्टडीड अंडर सेपरेट ब्रांचेज, सो देयर मस्ट बी नो एनी कंफ्यूजन। अब जैसे मान लीजिए हम सेल का स्टडी करते हैं, तो सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। जिस तरह से एक बिल्डिंग बनाते हैं, एक बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत सारे ब्रिक्स की जरूरत होती है, उसी तरीके से ये बॉडी भी क्या है, ये उसी तरह के छोटे स्ट्रक्चर का बना हुआ, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का बना हुआ, जिसको आप सेल बोलते हैं। तो सेल्स आर स्टडीड अंडर साइटोलॉजी। तो अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज लिविंग। ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स टर्म है, इसको बड़ा इजीली आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब जैसे देखिए, हमारे भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, और ये बेंच जिस पर हम लोग बैठे हुए हैं, इसमें भी ये है। तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या और भी बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर के एटम बनाते हैं। तो एटम इस बेंच में भी है, एटम हमारे बॉडी में भी है ना। बहुत सारे एटम्स मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, आप ये जान रहे हैं, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में भी हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं, सिंपल कंपाउंड बनाते हैं। हमारे बॉडी में भी बहुत सारे सिंपल कंपाउंड हैं, है ना। इसी तरीके से बहुत सारे सिंपल कंपाउंड्स मिलकर के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। तो हमारे बॉडी में भी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ग्लिसरॉल जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स प्रेजेंट है। तो सवाल है कि ये चेयर जिस पर हम बैठे हुए हैं, इसको हम लिविंग नहीं कह करके हम नॉन लिविंग कहते हैं, और अपने आप को लिविंग कहते हैं। आखिर क्या ग्राउंड है? तो कहने का मतलब मेरा यह है कि हम किस तरीके से लिविंग हो जाते हैं। चूंकि ये सारे एटम्स, ये सारे मॉलिक्यूल्स, ये सारे कंपाउंड्स आपस में मिलकर के एक ऐसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देता है जिसमें लिविंग का कैरेक्टर आ जाता है। बट वो कैरेक्टर का डेवलपमेंट इस चेयर में नहीं हो पाया, इसलिए ये क्या हो गया, नॉन लिविंग हो गया। और जब आप नॉन लिविंग और नॉन लिविंग को क्लासिफाई करते हैं, तो बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट आपके मन में आ जाता है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होते हैं जो सिर्फ लिविंग में पाया जाता है और वो नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, हम ग्रोथ की बात करते हैं। हमारा लाइफ शुरू कहाँ से होता है? एक सेल से होता है। एक सेल से हमारा लाइफ शुरू होता है। ध्यान दो मेरी बातों को। मैं एक शेर सुना रहा हूं आपको। बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता जनाब, बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता, मुझे मेरी साया भी धूप में जाने के बाद मिली, सूरज में जाने के बाद मिली। तो बिना मेहनत का कुछ नहीं होगा, इसलिए जितना ज़्यादा हम लोग मेहनत कर सकें उतनी अच्छी बात है। ठीक है, तो पहला कैरेक्टर क्या हो गया आपका? ग्रोथ हो गया। आप देखिए, इस बेंच पर जब से हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, पिछले बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, तो अब ये बेंच तब भी वैसा ही था और ये बेंच अभी भी ऐसा ही है। जिस चेयर पर हम बैठे हुए हैं, ये पहले भी वैसा था, अब भी ऐसा है। लेकिन हमारा लाइफ कहाँ से शुरू होता है? एक सेल से शुरू होता है। चूंकि स्पर्म और ओवम दोनों एक सेल है, और वो फ्यूज करके जब जायगोट बनाता है, वो भी एक सेल है। वहाँ से लाइफ बिगिंस, वहाँ से लाइफ शुरू होती है। और जो बनियान ट्री है वहाँ पर, बॉटनिकल गार्डन कोलकाता में, वो सब 2.5 एकड़ का एरिया कैप्चर किए हुए है, उसका भी लाइफ एक सेल से शुरू होगा। सबसे बिगेस्ट लैंड एनिमल आपका एलिफेंट है, उसका भी लाइफ एक सेल से शुरू हुआ। पानी में रहने वाले जीवों में ब्लू व्हेल सबसे बड़ा है, उसका भी लाइफ एक सेल से शुरू हुआ। लेकिन हम ग्रो करते करते इस साइज पर पहुंचे। तो जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम में होता है, लिविंग में होता है, वो नॉन लिविंग में नहीं होता है। दूसरा हो गया रिप्रोड्यूस करना। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच वी प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन आवर स्पीसीज ऑन दिस अर्थ, है ना। ये एक प्रोसेस होता है। तो रिप्रोडक्शन, एक बेंच 1000 बेंच प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, एक साइकिल 1000 साइकिल प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन एक मनुष्य, एक अमीबा या एक प्रोटोजोआ
कितने सारे ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देता है। तो रिप्रोडक्शन इज द अनदर कैरेक्टर दैट वी फाइंड इन लिविंग्स, बट वी डोंट फाइंड देम दिस इन नॉन लिविंग। इसके बाद है मेटाबॉलिज्म। ये टर्म बहुत अच्छा है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? देखिए, मेटाबॉलिज्म का मतलब हुआ सो मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन आवर बॉडी, यू आर नॉट नोइंग बट दे आर टेकिंग प्लेस। मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म फिर दो कैटेगरी का हो जाता है। एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या हुआ? जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिल करके बड़े मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं तो वो एनाबॉलिक हो गया, वो एनाबॉलिज्म हो गया, जिससे हमारी बॉडी का ग्रोथ होता है, जिससे हमारी बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। और एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। अब जैसे मान लीजिए रिस्पायरेशन हमारे बॉडी में होता है, उसमें बड़े मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज का, वो टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? कैटाबॉलिज्म बोलेंगे। उसमें क्या होता है? बड़े मॉलिक्यूल्स जो है टूट करके छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। मतलब ये हजारों दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इनसाइड आवर बॉडी, है ना। तो मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी के अंदर में होता है ना, या किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल में होता है, लेकिन वो चीज नॉन लिविंग में नहीं होता है। इसके बाद है रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। देखिए, हमारा इन्वायरमेंट स्टैटिक नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। हर क्षण में, हर पल में, हर ईयर में ये चेंज होता है, बदलते रहता है। 1 महीना पहले, 2 महीना पहले हम लोग सभी पूरे स्वेटर में, कोट में थे, ठीक है। अब वो कपड़ा धीरे धीरे घटते जा रहा है, हटते जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वी आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चेंजिंग इन्वायरमेंट, है ना। दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। क्योंकि इन्वायरमेंट में जो कुछ होता है, तो अब मान लीजिए अब आपके आंख पर बहुत तेज लाइट आ रही है, तो आप आंख को क्या कर देते हैं? बंद कर लेते हैं, क्योंकि आपका वो जो तेज लाइट है आपके डैमेज, आपके आंख का कॉर्निया जो है या आपके आंख का रेटिना जो, उसको डैमेज कर सकता है। उस समय बिना कुछ हमारे कहे आप क्या करते हैं? आंख बहुत तेजी से बंद कर लेते हैं, ताकि वो लाइट आपके आंख में नहीं आ जाए। तो आपका आंख बंद करना क्या हुआ? एक रिस्पॉन्स हुआ। और तेज लाइट का आना क्या हो गया? एक स्टिमुली हो गया। और ये चलता रहता है। तो लेकिन वो तेज लाइट अगर मान लीजिए इस बेंच पर हम डाल रहे हैं, उसका कोई असर नहीं हो रहा है। तो ऐसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको बोलते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स में ये नहीं होता है। तो ये 4 कैरेक्टर जो मैंने बताया, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बताया मैंने आपको, और आपको ये याद रखना चाहिए। पहला हो गया ग्रोथ, दूसरा हो गया रिप्रोडक्शन, तीसरा हो गया मेटाबॉलिज्म, चौथा हो गया आपका रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। ये 4 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हम लोगों को, मतलब लिविंग को नॉन लिविंग से सेपरेट कर देता है, ठीक है। तो व्हेन वी टच लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई जिसको बोलते हैं, हिंदी में उसको लाजवंती बोलते हैं, या फिर अंग्रेजी में उसको टच मी नोट बोलते हैं। आपने देखा होगा कि उसके पत्ते को आप टच कर दीजिए थोड़ा सा, उसका सारा पत्ता जो है वो क्या हो जाता है? ड्रूप हो जाता है नीचे की तरफ, है ना। तो ये क्या है? ये भी एक मूवमेंट है। इसको क्या बोलते हैं? इसको भी हम मूवमेंट बोलते हैं। और ये मूवमेंट प्लांट के द्वारा दिखाया जाता है। अब हम लोग स्कूल में प्रेयर करते हैं, या कहीं पर प्रेयर में आपने सुना होगा कि लाइक द सन फ्लावर दैट फॉलोज एवरी मोमेंट ऑफ द सन। उसका मतलब क्या हुआ कि सनलाइट जिस तरफ जा रही है, पूरब से पश्चिम की तरफ, जैसे सूर्य जैसे जैसे मूव कर रहा होता है, उसी तरीके से वो फ्लावर का मूवमेंट हो जाता है। कहने का मतलब ये मेरा हुआ कि एक कुत्ता को आप आवाज़ दीजिए, डॉग को आवाज़ दीजिए, उसका दुम हिलने लगता है। तो आवाज़ देना क्या हो गया? आवाज़ देना क्या हो गया? वो हो गया एक स्टिमुली। और उसका दुम हिलाना क्या हो गया? एक रिस्पॉन्स हो गया। इमली ला करके अगर थोड़ा सा आपके सामने में रख दें, तो इमली लाना मेरा क्या हो गया? स्टिमुली हो गया। आपके मुंह में पानी भर जाना क्या हो गया? उसका रिस्पॉन्स हो गया। तो दीज आर द थिंग्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब रिस्पॉन्स टू स्टिमुली बोलते हैं। तो लाइफ ऑन द अर्थ originated by chemosynthesis was proved in laboratory by the scientist Miller। तो बहुत सारे थ्योरीज है, आप बाइबल निकाल करके पढ़िए, उसमें कुछ और चीज़ कहा जाता है। आप कुरान निकाल करके पढ़िए, उसमें कुछ अलग चीज़ कहा जाता है। हमारे देश में तो खैर भरा हुआ है, सारी किताबें भरी हुई है। लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो डार्विन के विकासवाद को प्रूफ कहीं से अगर मिला है तो वो हिंदू रिलीजन से मिला है। क्योंकि हमारे में अवतारों की कल्पना की गई है, तो उसमें मत्स्य अवतार भी, मछली का भी अवतार है, कछुआ का भी अवतार है, नृसिंह अवतार भी है, और फाइनली लॉर्ड कृष्णा जो है कंप्लीट ह्यूमन बींग के रूप में आते हैं, है ना। तो कहने का मतलब और रिलीजन, मतलब इवन कि ईसाई धर्म भी उसके थ्योरी को नहीं मानता है, मतलब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को। लेकिन हिंदू रिलीजन आज से नहीं, बल्कि ये
अब बौद्ध जो है, महात्मा बुद्ध जो है, उसको अगला अवतार के बारे में इनकारनेशन कहा जाता है। तो इस तरीके से जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है उसी डेवलपमेंट को एक्सप्लेन इन्होंने किया है। खैर, लेकिन साइंटिस्ट केमिस्ट्री के द्वारा या लेबोरेटरी के द्वारा ये प्रूफ करने का प्रयास किया है कि हमारा बॉडी एक्चुअली ये इस पृथ्वी पर जो एक बैरन लैंड हुआ करता था अरबों वर्ष पहले, तो लाइफ जो ओरिजिनेट हुआ वो केमिकल प्रोसेस से, केमिकल रिएक्शन से। छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल थे वो जुड़ते जुड़ते बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुए और जो संरचना बनी तो वो सेल बन गया। इसको बोलते हैं केमोसिंथेसिस, है ना, केमिकल प्रोसेस से हुआ। और ये कहना है मिलर का। जेबियस हेल्डन सजेस्टेड दैट लाइफ मस्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो पहले तो केवल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही था, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही कन्वर्ट होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। एक उदाहरण आपका फोटोसिंथेसिस है, बहुत सुंदर ढंग से आप समझिए बात को। फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मान लीजिए सराउंडिंग से लेता है, अगर वाटर में है तो वाटर से लेता है, या फिर वाटर में मतलब वाटर में कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी डिजोल्व है, और अगर मान लीजिए वो लैंड है, टेरेस्ट्रियल प्लांट है, तो उसको एयर से मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और वाटर को वो क्या करता है, मान लीजिए जमीन से एब्जॉर्ब करता है ना। और ये यही सनलाइट के प्रेजेंस में या क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या होता है, यही छोटा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको आप ग्लूकोज बोलते हैं, C6H12O6 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या देखते हैं कि ये जो जेबियस हेल्डन साहब ने कहा है कि लाइफ जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ही फॉर्म हुआ है, इसको हम गलत नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि शुरुआती दौर में यहाँ लाइफ नहीं था। शुरुआती दौर में केवल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ही प्रेजेंट थे।